पॉलिटिकल एडवाइजर से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और अब तो पॉलिटिकल लीडर भी, क्या पॉलिटिकल पूंजी अर्जित कर पाए पिछले 3 साल में? नहीं, पूंजी क्या अर्जित कर पाई ये तो जनता ही बता सकती है। मैं इस तरह से नहीं देखता हूं जैसे आप बता रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर टू एक्टिविस्ट टू लीडर। मतलब जो काम है, पहले जो मैं काम करता था और जो काम मैं अभी कर रहा हूं, उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि पहले जो मैं काम करता था वो किसी दल, किसी नेता के लिए कर रहा था। अब उसका कैनवस बड़ा हो गया है। मैं अब वो काम समाज के लिए कर रहा हूं। अब वो काम मैं जनसुराज के लिए कर रहा हूं। अब जनसुराज को बनाने में जो 2-2.5 साल प्रयास या जो परिश्रम लगा है, लेकिन आज जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं वो जनसुराज है, जिसका एक राजनीतिक स्वरूप है, एक संगठन है, एक विचारधारा है, एक चुनाव लड़ने का उनका तरीका है। तो जैसे दूसरे दलों के साथ कर रहे थे वैसे जनसुराज के साथ कर रहे हैं। आप जब मंच पर होते हैं तो हमने देखा है आप वोट नहीं मांगते। कहते हैं आप मैं वोट मांगने नहीं आया हूं। तो ये कैसे प्रशांत किशोर है जो वोट नहीं मांगते लेकिन फिर भी वोट मांगते हैं? वोट इसलिए नहीं मांगते क्योंकि वोट मांगने वाले, जो बात मैं मंच पे कहता हूं, वोट मांगने वाले तो तमाम लोगों ने 70-75 साल लोगों ने देख लिया। जो आदमी आता है कहता है मुझे वोट दो और मैं आऊंगा तो तुम्हारी जिंदगी सुधार दूंगा। मेरा जो अपना 10 साल 15 साल का राजनीति से जुड़ा हुआ जो मेरा अपना अनुभव रहा है कि जब तक समाज में लोग नहीं सुधरेंगे, लोग इस बात का रियलाइजेशन नहीं करेंगे कि उनके हाथ में वो ताकत है, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। और अगर आपने मेरे भाषणों को सुना है ध्यान से तो मैं उनको ये बताता हूं कि लोकतंत्र में ज्यादातर समय हम लोग इस पर लगाते हैं कि वोट किसको दिया जाए, जबकि लोकतंत्र इतनी अच्छी व्यवस्था है कि उसमें आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि लोग वोट किस लिए देना है। अगर आप वो सही कर लें कि वोट किस लिए देना है तो वोट आप किसी को दे दीजिए, मोर और लेस आपका काम हो जाएगा। और मैं उसको उदाहरण के तौर पर गिनाता भी हूं यहां पर कि अगर भाई 5 किलो अनाज के लिए वोट दिए तो जितना भी चोरी हो रहा है लेकिन 4 किलो अनाज मिलने लगा। अगर मंदिर के लिए वोट दिए तो अयोध्या में मंदिर बन गया। अगर लालू जी को सम्मान और आवाज के लिए वोट दिया तो चाहे लालू जी की जितनी शिकायत हो जाए, लालू जी के जीतने के बाद समाज में जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनको आवाज मिली। ये अलग बात है कि जिनको आवाज मिला उसको उन्होंने पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था नहीं की। लेकिन जिस चीज के लिए वोट आप देते हैं, बिहार में अगर आपने लोगों ने बिजली के लिए वोट दिया तो बिजली बिहार में आ गई। ये लोकतंत्र की जो खासियत है कि आपको किस काम के लिए वोट देना है वो अगर आप ठीक कर लेते हैं तो 2 या 3 जो लोग खड़े उसमें जिसको दीजिएगा आपका कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। तो मैं बिहार में इसीलिए वोट नहीं मांग रहा हूं, उनको ये मेथड सिखा रहा हूं कि तुम सही चीज के लिए वोट दे दो, वोट चाहे जिस किसी को भी दो। तो क्या आप इस मैसेज भर से परिणाम पलट लेंगे या फिर अब ये ट्रायल भर है, एक पॉलिटिकल मैसेज का कितना असर होता है उसकी टेस्टिंग भर है? नहीं, अब देखिए, अब 2 साल मैं जब सिर्फ और सिर्फ मैं ये मैसेज लेकर नीचे गया, लोगों को बताया कि भाई, जो सिर्फ लोगों को बताया नहीं, खुद भी बहुत सीखा, देखा जमीन पर बिहार की स्थिति को और बहुत करीब से फर्स्ट हैंड जाकर जमीन पर देखा, समझा, उसको आत्मसात किया, इंटरनलाइज किया। साथ में लोगों को यह भी बताया कि ये जो परेशानी है इससे निकलने का रास्ता क्या है और उस रास्ते को बनाने की ताकत जो है वो आप में है। पूरा 2-2.5 साल वही किया, न दल बनाया, न वोट मांगा, न चुनाव लड़े। 2-2.5 साल जब वो हो गया और लोगों को, समाज के एक बड़े वर्ग को ये बात समझ में आई तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग जब इकट्ठा हुए पूरे बिहार से, तब दल बना। फिर अक्टूबर 2024 में, उसके बाद से 6 महीने हम लोगों ने लगाए हैं उस दल का संगठनात्मक जो स्वरूप है उसको खड़ा करने में। वो काम हो गया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में संगठन के हिसाब से जनसुराज से बड़ा दल कोई नहीं है। चुनाव के बाद कौन कितना बड़ा दल होगा तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन संगठन के हिसाब से कोई भी जनसुराज से बड़ा दल नहीं है, क्योंकि जनसुराज में आज करीब करीब 1.25 करोड़ मेंबर्स हैं। और जो यहाँ का सबसे बड़ा दल होने का दावा करती है भाजपा, उनका आधिकारिक दावा है कि करीब उनके 70 लाख प्राथमिक सदस्य हैं। यह संभव है कि भाजपा में जो सदस्य है उसका अनुभव ज्यादा हो, यह संभव है कि उसका चेहरा बड़ा हो, वो ज्यादा ताकतवर हो, मैं उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन संख्या के हिसाब से जनसुराज से बड़ा राजनीतिक संगठन कोई नहीं है। अब उस संगठन के जरिए हम लोग चुनाव में उतर रहे हैं। अब वो कितना चुनाव में कारगर होगा ये आपको दिखेगा। उसकी एक वानगी आपको दिख रही है सभाओं में, जो सभा हो रही है, जो पब्लिक मीटिंग हो रही, जो हम लोगों ने जून से शुरू किया है,
बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर इतनी बड़ी सभा लोगों ने कभी देखी है। वो सभाएं हमने देखी, उसी पे आता हूं। ये जो आप 1.25 करोड़ आप कह रहे हो कि जन स्वराज के मेंबर हैं, ये कौन सी पार्टी से टूट कर आए? क्योंकि हर कोई ये कह रहा है अगर प्रशांत किशोर वोट ले रहा है फर्स्ट टाइमर के तौर पर तो किसी का तो काटेगा। बिल्कुल प्रशांत किशोर किसका वोट काटेगा? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं भाई प्रशांत किशोर को छोड़िए, जन स्वराज वोट कटवा पार्टी है, लेकिन ये वोट इतना काट रहा है कि वो जीत कर आ रहा है। अच्छा, अब वोट कटवा का जो डेफिनेशन है ये तो आपके दिमाग में है कि वोट कटवा मतलब 10, ये भाई आपने नहीं वोट काट रहे हैं। नहीं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, मैं जीरो से शुरुआत करते किसी का काटेंगे। हाँ बिल्कुल, तो मैं बता रहा हूं किस कि दल का काटेंगे? मैं उसको ऐसे बताऊंगा कि जन स्वराज को वोट कौन दे रहा है। कौन दे? बिहार में 60% से ज्यादा लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं। वो किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, किसी दल के समर्थक हों, किसी विचारधारा के हों, बदलाव सब चाहता है। क्योंकि 1990 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। 2005 में जब नीतीश भाजपा की सरकार बनी तब भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार। और आज 2025 में भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, बेरोजगार, पलायन वाला राज्य है बिहार। तो 30-35 साल से जो लोगों ने यहां पर कष्ट में जो अपना जीवन बिताया है, उसकी वजह से बदलाव सब चाहते हैं। अब आप कहिएगा बदलाव चाहते तो फिर इन्हीं को क्यों वोट दे रहे थे? इसलिए दे रहे थे कि उनके पास विकल्प नहीं था। बिहार में इस तरह का कोई प्रयास नहीं हुआ था। और एक तरह से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी बन गई है कि भाई लालू जी के डर से मोदी नीतीश को और मोदी जी के डर से लालू को वोट देना है। हम आपकी जन स्वराज में जो भीड़ आ रही है और जिसको लोग कह रहे हैं भाई इतना भीड़ कहां से आ रहा है, जरूर बहुत रुपया खर्चा हो रहा होगा। कोई खर्च नहीं है। भीड़ इसलिए आ रही है कि समाज में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। एकदम साइंटिफिकली आपको मैं कह रहा हूं। मैं ये नहीं दावा कर रहा हूं कि हर आदमी जो बदलाव चाहता है वो जन स्वराज पर भरोसा करता है। मैं उनमें से नहीं हूं जो बड़बोला हो कहे कि नहीं हर आदमी जो बदलाव चाहता है वो जन स्वराज को चाहता है। लेकिन बदलाव चाहने वालों की संख्या 60% है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अब जन स्वराज पर, हम पर, जन स्वराज के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर और हम लोग की विचारधारा जो कार्यक्रम हमारा है उसकी एक तरह से जांच और उसका टेस्ट होना है। समाज के सामने विकल्प है कि बदलाव अगर आप चाहते हैं तो एक बात तो तय है कि जो इनकम्बेंट है उसको जाना है। बच गया 2 विकल्प, एक राजद का लालू जी का लालटेन और एक जन स्वराज। तो या तो अब जनता जो 15 साल जंगल राज उन्होंने भोगा है उसी लालटेन को वापस ले आए, या फिर एक नया प्रयोग जो जन स्वराज है इसके साथ चले। मैं आपके कार्यकर्ताओं से अक्सर पीके की जब रैलियां होती है तो सवाल पूछता हूं कि जात की दीवार तोड़ना कितना मुश्किल है, खासकर उस बिहार में जहां कहा जाता है रोटी बेटी और जात, रोटी बेटी और वोट जात में। तो जात कितना बड़ा फैक्टर रहता है? ये पत्रकारों की सोच है या समाज में भी है? पत्रकारों की सोच है। देखिए, पूरे देश में जाति एक सच्चाई है, समाज की सच्चाई है, और जो भी समाज में रहेगा वो राजनीति में भी रहेगा। राजनीति जो है वो समाज का आईना है, एक सबसेट है। अगर समाज में हिंदू मुसलमान है तो राजनीति में हिंदू मुसलमान होगा, समाज में जाति है तो राजनीति में जाति होगी। डिग्री वेरी हो सकता है, समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भ्रष्टाचार होगा। तो उस नजरिए से जाति एक फैक्टर है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। यहां पर पत्रकार, एनालिस्ट जो हैं या छोटे भैया नेता, उनकी समझ गलत है। और आगे क्या होगा, जाति तोड़ पाऊंगा कि नहीं, उसको छोड़ दीजिए। एकदम सिंपलिस्टिक एक बात समझिए। लोग अक्सर कहते हैं कि भाई भाजपा को हिंदी हार्टलैंड में वोट मोदी जी के नाम पर पड़ता है। बिहार में लगातार 2014 से भाजपा जीत रही है लोकसभा चुनाव में। लोगों से पूछे भाई वोट क्यों दिया, बोला भाई हम तो मोदी जी को वोट दिए हैं। और आप ही कह रहे हैं कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट देता है। आपने अभी गिनाया बेटी रोटी जात, बेटी रोटी और वोट। तो मोदी जी के जाति का तो एक आदमी बिहार में नहीं रहता है, तो उसने मोदी जी को वोट कैसे दे दिया? ऐसे तो नीतीश कुमार की जाति के वोट कितने हैं? लेकिन आप फिर वही बात है कि कुछ चीजें पूर्वाग्रह इतना लोगों का है, खासकर बिहार जैसे राज्य के प्रति। बिहार क्यों पिछड़ा है? क्योंकि जाति बहुत है। अरे भाई, गुजरात में जाति नहीं है? लिंगायत बोकालिगा कर्नाटक में नहीं है क्या? रेड्डी कापू कम्मा आंध्रा में नहीं है क्या? कुंबी मराठा महाराष्ट्र में नहीं है? जाति कहां नहीं है? ये हो सकता है कि वहां डिग्री थोड़ा 1% कम हो, 10% कम हो, लेकिन जब इंदिरा जी के मौत के बाद कांग्रेस की लहर बनी तो अगर वो जाति महाराष्ट्र में टूटी, गुजरात में टूटी, तो बिहार में भी टूट गई। बिहार में भी कांग्रेस जीत गई। जब बीपी सिंह का बोफोर्स का मुद्दा आया तो 89 में पूरे देश में अगर उनका लहर चला तो बिहार में भी जातियां टूट गई।
जब मोदी जी का लहर 2014 में चला तो यूपी में भी उतना ही चला जितना बिहार में चला। अब अगर बिहार में कोई यूनिक बात होती कि नहीं भाई 14 की लहर में मोदी जी सब जीत गए, बिहार नहीं जीत पाए, तो मैं मान लेता आपकी बात। लेकिन अगर पुलवामा के नाम पर वोट पड़ा तो बिहार में भी लोग जाति से ऊपर उठकर वोट किए। तो वो लहर क्रिएट कर पा रहे हैं आप? नहीं, देखिए क्या वो एक लहर थी। नहीं, तो वो एक लहर थी। मैंने एग्जाम्पल दिया, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। अलग अलग कारण है लहर के। 1984 में एक घटना है, इंदिरा जी की मृत्यु और उससे बनी हुई लहर। 1989 में एक मुद्दा है बोफोर्स और भ्रष्टाचार और उससे बनी हुई लहर। 2014 में एक व्यक्ति है मोदी, उसकी बनाई हुई लहर। 2019 में पुलवामा, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुद्दा है, उसकी लहर। कोई व्यक्ति, कोई विषय अगर समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो सोसाइटी में, समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब आप पर है कि होता क्या है कि क्यों लोगों को लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया, अगर कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ, अगर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, लड़ने वाले लोग एक ही तरह दिख रहे हैं, तो समाज भी कहता है दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है, चलो अपने जाति वाले को दे देते हैं। पीपल टेंड टू फॉल बैक ऑन देयर आइडेंटिटी इन एब्सेंस ऑफ एनी मेजर इशू और फेस। कोई अगर जिसको आप कह रहे हैं लहर, बोलचाल की भाषा में अगर लहर नहीं है तो पीपल फॉल बैक ऑन देयर आइडेंटिटी। लेकिन अगर कोई विषय है, कोई नई बात शुरू हो गई, सब रीजनलिज्म आ गया, राष्ट्रवाद आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, कोई मुद्दा आ गया, तो समाज में वो ताकत है, वो उस जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है और बिहार में भी करेगा इस बार। पीके की बात लोग समझ रहे हैं। एक होता है बात को समझना, एक होता है एक्शन में कन्वर्ट करना। हम आपकी सभाओं में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपकी सभाओं में पहुंचने वाले वोटर कहां वोट किया? नीतीश को किया, बीजेपी को किया, मोदी को किया, लेकिन अब की बात प्रशांत किशोर को कह रहे हैं। लेकिन आरजेडी को वोट करने वाले आपकी तरफ बहुत कम नजर आते हैं। अगर मैं 50 यादव से बात की तो सिर्फ 4 ऐसे यादव मुझे मिले जो कहते कि हाँ, हम आरजेडी छोड़ के आए। बिल्कुल ठीक बात। वो वाले राय जो बीजेपी को वोट देते हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आज भी तेजस्वी यादवों के लिए नेता है। बिल्कुल। तो वो दीवारें, देखिए ऐसा है कि किसी भी प्रयास में आप 100% वोट तो नहीं ले सकते हैं। तो मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि 100% वोट कहीं से आ रहा है, और जनसुराज की यही ताकत है। आपने कहा कि 50 में लोग कहते भी 10 में 1-2 यादव तो आपको बोलता है, मैं कहता बहुत बड़ी बात है। 20% अगर यादव समाज बिहार में, अगर आप जातियों की राजनीति भी समझना चाहते हैं, 20% अगर यादव समाज जनसुराज को वोट दे रहा है तो 3% वोट हुआ। 100% अगर ब्राह्मण वोट देंगे तो 3% वोट होगा। तो मेरे लिए उसमें कोई फर्क नहीं है भाई। इलेक्शन इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ अर्थमेटिक। आप इस बात को समझिए, आप रोड पे जाइए और आप वहां से सर्वे करके आप बता रहे हैं कि 10 में 2 यादव आपको कह रहा है। अगर आपने कहा तेजस्वी के यादव और भाजपा में जो यादव वोट दे रहे थे, लोगों का अपना मानना है सर्वे कि 10 में 2-3 यादव आपको दे सकता है। मैं कहता हूं भाई बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि 10 में 2-3 यादव का वोट देना 100% फॉरवर्डों के बराबर हो गया, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी संख्या है। तो जनसुराज को कोई एक जाति विशेष वोट नहीं दे रहा है, सारे वर्गों में दे रहा है। अब आपके सवाल पर आता हूं कि इंक्रीमेंटली किसका वोट पहले कटेगा। तो सबसे पहला नुकसान होगा छोटे दलों का, जो कि ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि उन दलों की करीब करीब उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर सब जनसुराज में आ गए। उनकी कोई चर्चा नहीं है, बस एक चर्चा है आरजेडी लेड अलायंस, एक चर्चा है बीजेपी जदयू, और तीसरा है जनसुराज। वो ऑलरेडी हो गया। नेक्स्ट जो हिट होगा वो होगा जदयू को। उसके वर्कर, समर्थक, वोटर सबसे बड़ी संख्या में जनसुराज की ओर आएंगे। थोड़ा सा और अगर उफान हुआ और जनसुराज की ताकत बढ़ी तो नेक्स्ट डैमेज होगा भाजपा को बड़ी, क्योंकि वहां पर 2 तरह के लोग आएंगे। एक जो कि भाजपा के यहां के कार्यशैली, यहां के लैक ऑफ लीडरशिप से परेशान है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। दूसरा कुछ उसमें एक ऐसा भी वर्ग है कि ठीक है ऊपर मोदी है, नीचे तो हमको जनसुराज चाहिए, इसलिए सेकंड कटेगा भाजपा का। और जब ये दोनों कटेगा तो तीसरा जो मुसलमान जो यहाँ 30 वर्ष से लालू जी की बंधुआ मजदूरी कर रहा है, वो जब देखेगा कि इतनी बड़ी संख्या में एनडीए के लोग जा रहे हैं तो वोट टूटेगा। इसी ऑर्डर में नुकसान होना है, होगा दोनों को नुकसान। लेकिन अगर मुसलमान ये सोच नहीं छोड़ पाया कि बीजेपी को हराना है तो फिर वो प्रशांत किशोर की तरफ आएगा, तो उधर काउंटर पोलराइजेशन हो जाएगा। नहीं होगा। आप
आपने ये नहीं कहा कि सभाओं में यादव आ ही नहीं रहे। नहीं, मैंने नहीं आपने ये नहीं कहा कि सभाओं में मुस्लिम नहीं आ रहे हैं। आपने ये कहा कि उनकी संख्या थोड़ी कम है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि सबसे पहले भी जो कमजोर कड़ी है वही तो टूटेगा। सबसे कमजोर कड़ी कौन है एनडीए में? नीतीश कुमार, जेडीयू, क्योंकि उनका कोई लीडरशिप नहीं है, नीचे संगठन नहीं, वो भाजपा के दम पर चुनाव लड़ते हैं और इस नाम पर लड़ते हैं कि लालू का डर है कि भाई चलो कितना भी खराब है जदयू तो भाजपा लालू से तो ठीक ही है। वो चीज लोगों को अब दिख जाएगा। पिछले बार ऑलरेडी दिखा, चूंकि चिराग लड़े तो आपने देखा जदयू 70-75 से घट के 40-42 पे आ गई। चिराग पासवान जी ने कोई बहुत तैयारी नहीं की थी, 10-15 दिन के प्रयास से उतना असर हो गया। मैं यहां 3 साल से लगा हुआ हूं, लेकिन उसके बाद उतना ही बड़ा नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है इस बार, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को यह फायदा मिल गया था कि तीसरा फ्रंट, मतलब चिराग पासवान बीजेपी की सीट पर नहीं लड़े थे, जनसुराज 243 सीट पर लड़ रहा है, तो सीधी लड़ाई जो है वो एनडीए वर्सेस जनसुराज है। और जैसे ही वो लड़ाई होगी तो बड़ा नुकसान फिर मुसलमान को दिखेगा कि इसलिए नहीं कि बीजेपी को हम लड़ रहे हरा रहे, इसलिए कि मुसलमान भी उतना ही परेशान है आरजेडी से जितना दूसरे वर्गों के लोग परेशान हैं नीतीश और भाजपा से। आपकी रैली में एक महिला से मुलाकात हुई, आपकी बातों से वाकिफ थी, बच्चे की शक्ल देके वोट देखना है, सवाल पूछा चुनाव चिन्ह पता है? अम्मा ने कहा चुनाव चिन्ह तो नहीं पता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कितनी बड़ी चुनौती है जहां एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वोटर एजुकेटेड नहीं है। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर उपचुनाव लड़ा और सिर्फ 10 दिन हम लोग को मौका था तो 10% वोट ही आया, और कई लोगों ने कहा जनसुराज फेल हो गया, आपको तो 10% वोट आया। उसमें मेजर फैक्टर चुनाव चिन्ह था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 ही दिन था लोगों को बताने के लिए कि चुनाव चिन्ह क्या है। दिसंबर में उसके 1 महीने के बाद फिर चुनाव हुआ एक एमएलसी का, जिसमें चुनाव चिन्ह नहीं व्यक्ति के नाम पर वोट पड़ा, तो उसमें जनसुराज को 22% वोट आया। हम लोग सेकंड थे, आरजेडी तीसरे नंबर पे थी, एनडीए चौथे नंबर पे था। तो जो मैं बात कह रहा हूं आपको वैलिडेट हो रहा है। वोट किसका सबसे ज्यादा कटा? एनडीए का, वो चौथे पे चले गए। थर्ड कौन आया? आरजेडी। सेकंड हम लोग आए, एक इंडिपेंडेंट जीता था, लेकिन वोट परसेंटेज 22% हो गया। तो जनसुराज को चाहने वाले लोग, जनसुराज को वोट देने वाले लोग की संख्या बहुत बड़ी है। अब हम लोग पर यह है, लोगों ने विचार सुन लिया, बात सुन ली, उनको अच्छा भी लग रहा है, उनको वोट देना भी है, लेकिन अब ऑपरेशनल जो मैट्रिक्स है कि हमारे बूथ पर कार्यकर्ता रहें, उन जो लोग वोट देना चाहते हैं उनको चुनाव चिन्ह की जानकारी हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, चुनाव चिन्ह है बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन जब लोग वोट आपको देना चाहते हैं ना, तो वहां बूथ एजेंट हो या ना हो, लोग खोज कर, चुनाव चिन्ह खोज कर जाकर वोट दे देते हैं। उनको जनसुराज याद है, प्रशांत किशोर याद है, ये याद है कि अपने बच्चे के नाम पर वोट देना है, पीला रंग याद है, बाबा साहब और गांधी जी का फोटो याद है। ये आप जाकर पूछ लीजिए किसी से, ये बताएगा आपको ये पीला रंग वाले, पीला गमछा वाले लोग हैं, क्योंकि वो चीज पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली वही की जा रही है। लेकिन मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार हूं कि अभी भी बिहार के 3 करोड़ घरों तक चुनाव चिन्ह को पहुंचाना ये बड़ी चुनौती है, और वी हैव टू वर्क डे एंड नाइट टू मेक श्योर कि वो लोगों को चुनाव चिन्ह की जानकारी हो जाए। देखिए, चुनाव चिन्ह की जानकारी होना एक बात है और यूज टू होना दूसरी बात है। लोगों को जानकारी तो होगा कि स्कूल का बस्ता है चुनाव चिन्ह, लेकिन लालटेन, कमल का फूल, हाथ, तीर, ये दे आर यूज टू ऑफ प्रेसिंग दीज बटन्स, तो वो यूज टू होने में थोड़ा समय लगता है लोगों को, हैबिट बदलने में वक्त लगता है। महिलाएं आपकी सभाओं में खूब आती है, महिलाओं से हमने बात की, एक महिला ने रोते हुए कहा कि सारे बच्चे खिलहर हैं, शायद कोई बिहारी में शब्द होता है खिलहर हैं, शराब पीते हैं, और वो रोने लगी बातों बातों में। आप तो शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं जी। तो ये आपने मेरी बात को एक तरह से वैलिडेट कर दिया कि पहले तो जनता को यह समझना है, देश को यह समझना है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, एक फर्जी कानून है शराबबंदी के नाम पर, जिसमें शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है और होम डिलीवरी चालू कर दी गई है। क्योंकि अगर शराबबंदी है तो महिला कैसे कह रही है कि सब लोग पी रहा है? आपने देखा होगा सभाओं में मैं लोगों से ये हाथ उठवाता हूं कि भाई शराब बिक रही है कि नहीं बिक रही है? 100 रुपए की शराब 300 रुपए में बिक रही है, दुकान पे नहीं बिक रही है, घर घर बिक रही है। और इस वजह से सब बिहार के लोगों का हर साल करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए। और ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है बालू माफिया के पास, शराब माफिया के पास, अफसरों के पास, भ्रष्ट नेताओं के पास। आप जो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात सुन रहे हैं, रोज मर्डर हो रहा है बिहार में, अचानक से ऐसा क्या हो गया है? वही बिहार की पुलिस है, वही बिहार की व्यवस्था है, वही नीतीश कुमार है, अचानक से ऐसा क्या हुआ है? आप देखिए डेटा क्राइम का उठाकर, जब से शराबबंदी लागू हुई है पिछले
5-7 वर्षों में उत्तरोत्तर क्राइम का ग्राफ यहां पर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ शराब और बालू माफिया से इंगेज्ड है, उनसे पैसा कमाने में लगे हुए हैं, उनको बचाने में लगे हैं, उनको पकड़ने में लगे हैं। तो जो रूटीन लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए पुलिस फोर्स है ही नहीं। बस हम आपसे समझना चाहते हैं, जो महिला वोटर नीतीश कुमार को इसलिए पसंद करती हैं कि उन्होंने शराबबंदी की, इफेक्टिव होना ना होना एक सब वही महिला वोटर इस बार नीतीश कुमार को दौड़ा के उनके खिलाफ वोट देगी, क्योंकि वो जान रही है कि ये शराबबंदी के नाम पर हमने वोट दिया एंड नाउ दे फील कि वो ठगे हुए महसूस करते हैं, क्योंकि वो शराब भी बिक रही है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, महिला और गरीब आदमी को पकड़ा जा रहा है। आज भी 1 लाख से ज्यादा गरीब लोग यहाँ बिहार में जेल में हैं, और जो पैसे वाले हैं वो आराम से शराब पी रहे हैं, लोग उससे हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अब जरा मुद्दों पे आ जाते हैं। एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जिसमें 65 लाख मतदाता ऐसे पाए गए जिनमें 20 लाख मारे गए, 28 लाख यहां से चले गए पलायन करके। इस मुद्दे पर आपकी पार्टी क्या क्या स्टैंड है, जब खुद तेजस्वी यादव कहते कि हम चुनाव का बायकॉट कर सकते हैं, महागठबंधन कर सकते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव चुनाव की शुद्धता पर बात करें तो वो ऐसे है कि कोई बूढ़ा शेर शाकाहारी होने की बात करता है। राजद, हम लोगों ने दौर देखा है, पूरे देश ने दौर देखा है, जब राजद यहां चुनाव लड़ती थी तो सिर्फ और सिर्फ लाठी और बंदूक के बल पे ये लोग बूथ कब्जा करके चुनाव लड़ते थे। अब आ जाइए आप एसआईआर पे। एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसकी आप उसके बैकग्राउंड को समझिए। पिछले 5-7 वर्षों से, जब से मोदी सरकार है, धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन के प्रति जो लोगों का, समाज का जो ट्रस्ट था वो कम होता जा रहा है। टीएन सेशन के बाद से एक दौर चला था जब पूरे देश में इलेक्शन कमीशन एक बहुत सशक्त ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट है, एक ऐसा एक इंप्रेशन बना था। 14 के बाद वो धीरे धीरे कम हो रहा है। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका इलेक्शन कमीशन पर ट्रस्ट कम होता जा रहा है। उसी बीच में 2 घटना हुई। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ ये आरोप लगाया कि इस तरह से इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल में हेराफेरी कर रहा है, चुनाव का रिजल्ट को प्रभावित कर रहा है। उन तथ्यों का इलेक्शन कमीशन ने कोई गंभीरता से, कोई प्रमाणिक तौर पर उसका कोई काट या कोई उसका उत्तर नहीं दिया, उसको एक तरह से साइड ट्रैक कर दिया। अचानक से फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में, जबकि एक समाज के एक बड़े वर्ग का आप पर से विश्वास कम हो रहा है, देश के हो रहा है या किया जा रहा है? नहीं, हो रहा है, ये सच्चाई है। मैंने बंगाल इलेक्शन जीतने के बाद आप जाके मेरा इंटरव्यू सुन लीजिए। 2 मई 2021 को मैंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल होता तो भाजपा को बंगाल में 75 नहीं 50 से कम सीट आता। तो ये जनरल परसेप्शन है और हवा में नहीं है, उसकी वजह है। मैं ये कह रहा हूं कि उस इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि जहां लोगों का, समाज के एक बड़े वर्ग का इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं लोग, विपक्ष के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता, देश के विपक्ष के नेता तथ्यों के साथ आप पर आरोप लगा रहे हैं। अचानक से बिहार में चुनाव से 3 महीना पहले आप आगे और कह रहे हैं अब मैं एसआईआर करूंगा। 2003 के बाद पहली बार ये हो रहा है, तो लोग स्वाभाविक है पूछे भाई अभी ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी? आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम इसको इलेक्टोरल रोल को शुद्ध बना रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, उनका काम है। तो भाई अभी 1.5 साल पहले चुनाव हुआ है, आप ही के बनाए हुए इलेक्टोरल रोल से हुआ है। उसी इलेक्टोरल रोल से देश के पार्लियामेंट को चुना गया है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या आप ये इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि जो इलेक्टोरल रोल बना हुआ था जिससे पार्लियामेंट का चुनाव हुआ वो सही नहीं था? कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं, उसके बाद खराब हो गया, 1.5 साल बीत गया, रिवीजन की जरूरत है, बांग्लादेशी आ गए, नेपाली आ गए, चलिए हम इलेक्शन कमीशन की इस बात को मान लेते हैं। तो भाई अगर लोकसभा चुनाव के बाद बांग्लादेशी या नेपाली बिहार में आ गए और इलेक्टोरल रोल में उन्होंने नाम लिखवा दिया, तो बिहार में सरकार किसकी है? नीतीश और भाजपा की सरकार है। तो सबसे पहले इनका गर्दन पकड़ा जाना चाहिए कि तुम क्या सरकार चला रहे हो भैया, जब बांग्लादेशी और नेपाली आके बैठ रहे हैं यहां पर इलेक्टोरल रोल में। सिर्फ इलेक्टोरल रोल की बात नहीं है, इसका मतलब कि वो राशन भी ले रहे हैं, जो सरकारी सुविधाएं मिल रही वो भी ले रहे हैं। तो भाई किसी भी तरीके से आप नाक पकड़िएगा, दोनों ओर से भाजपा और नीतीश सरकार दोषी पाए जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्यों हो रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो ये चाहते हैं कि जो समाज का सबसे निचला तबका है, जिसमें सबसे ज्यादा सरकार के प्रति रोष है, जिसका बच्चा बाहर पलायन करके गया है, लोग उनको वोट देने से रोकना चाहते हैं। और इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं उसमें सहभागी दिख रहा है कि भाई आप ये कौन सा फिल्टर है कि सिर्फ नीचे वाला वर्ग? देखिए बिल्कुल मैं बता दे रहा हूं, अगर 50 लाख बिहार के लड़के पलायन, सब जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है। 50 लाख बिहार के लड़के अगर बाहर काम कर रहे हैं, वो सब इलेक्शन के समय में, दिवाली में, छठ में लोग घर आते, वोट देते,
उनका इलेक्टोरल में नाम है। अब आप उनसे कागज मांग रहे हो तो भाई वो लड़का तो अभी कोयम्बटूर में है, सूरत में है, वो कैसे देगा? आप कह रहे हैं ऑनलाइन कर दो। अब बताइए जो 10,000 रुपए 12,000 रुपए के लिए जो कश्मीर में टनल बना रहा है, सूरत के किसी सिरेमिक फैक्ट्री में काम कर रहा है, मोरबी में, कोयम्बटूर के किसी पटाखा और कपड़े के फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो बेचारा कैसे ऑनलाइन सब सबमिट करेगा, कहां से करेगा? और नहीं करेगा तो उसका नाम कट जाएगा। इसलिए लोग हल्ला मचा रहे हैं। बाढ़ की स्थिति है, कोसी का एरिया है जहां पर करीब करीब 20 से 25 लाख लोग पिछले कई दशकों से नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं। मतलब साल में 3 बार उनका घर बदलना पड़ता है। बांध के अंदर का जो एरिया है, उनके पास कहां से पेपर आएगा? अभी बाढ़ आया हुआ है, जिनके लोग अपना घर द्वार छोड़ के भागे हुए, वो कहां से बेचारा पेपर लाएगा? और आप कह रहे भाई 1 महीना में पेपर लाओ। भाई ये क्या हराकिरी है? ये इलेक्शन कमीशन, जब वोट देने लोग आएंगे, आप सारी ताकत लगा लीजिए, सारा फोर्स लगा लीजिए, लोग डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, उस समय चेक कर लीजिए। ये रिवीजन की एक नई व्यवस्था आपने क्यों बनाई है? और अगर आपने जो कहा अभी आंकड़े जो आपने बताए, इतने लोग मर गए, इतने लोग चले गए, 65 लाख का आंकड़ा जारी अरे किया भाई ये कहां, ये कौन, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है? हाँ, बिल्कुल आधिकारिक आंकड़ा। अरे भाई तो कहां बता रहे, नाम कहां जारी कर रहे हैं? उनका कहना है कि 12 पार्टियों को लिस्ट दी गई है। नहीं, रुक जाइए। हमने पहले कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इसको कर रहा है तो डेली बेसिस पर वो वेबसाइट पे जारी कर दें किनका नाम हटाया जा रहा है, ताकि लोग देखें तो कि किसका नाम कट रहा है। आप उसको रोल अप करके 12 लाख 15 लाख 50 लाख क्यों बता रहे हो? लोगों को दिखेगा कि किसका नाम कट रहा है। जिनका नाम कट रहा है ये बताया इलेक्शन कमीशन, उसको बाइफरकेट करके कि किस कंस्टिट्यूंसी में, किस जिले में, किस लोकसभा क्षेत्र में, किस विधानसभा क्षेत्र में कितने नाम काटे गए, किस गांव किस पंचायत से नाम कटे, किसके नाम कटे। खाली ये कह देना कि 30 लाख लोग मृत हुए, 20 मृत 28। अरे वो तो रूटीन प्रक्रिया है भाई। 8% अगर डेथ रेट है, सीडीआर अगर कंट्री में 8% है, 13 करोड़ आबादी है, तो 8% लोग तो हर साल मरेंगे ही। लेकिन किस पंचायत से कितना नाम आपने काटा ये बताओ ना भाई, ये कहां दे रहे हो? ये तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन मैं अंत में एक बात कहूंगा, इलेक्शन कमीशन चाहे जितना जोर लगा ले, आप चाहे वोटर लिस्ट से नाम ऊपर नीचे कर लो या पार्टियां बूथ कैप्चर कर लें, जब लोकतंत्र में पब्लिक आपको हटाने पर आ जाए ना तो कुछ चलता नहीं है। इसी पे अगला सवाल, तो एक मतलब बीजेपी और नीतीश को जाना ही जाना है यहां से। बीजेपी और नीतीश आप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस आपकी सोच को ईमानदार बता रही है। चिराग पासवान कह रहे हैं मेरे बड़े भाई एक अच्छी ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी आपको इग्नोर कर रही है और महागठबंधन के लोग आपको प्रेज कर रहे हैं। नहीं भाई, मुझे तो कोई नहीं प्रेज कर रहा है। मुझे तो हर आदमी यहाँ चॉइसेस ऑफ एब्यूजेस, ये बिजनेसमैन है, फ्रॉड है, भाग जाएगा, लोगों ने क्या नहीं कहा, उससे कोई फर्क नहीं है। और हम लोग यहां पर जो बता रहे, देखिए कांग्रेस का तो कोई यहां अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस यहां आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है और आरजेडी से हम लोग की सीधी लड़ाई है, जो हम लोग रोज बोल रहे हैं कि उनका नेतृत्व क्या है, उनका चाल चरित्र क्या है। लेकिन पहली बार कोई यहां बीजेपी के चाल चरित्र चेहरा पर उंगली उठा रहा है, वो हम लोग उठा रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं कि बीजेपी चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले बीजेपी का अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को 25 साल कब्जा किए हुए हैं। ये भाजपा के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर मर्डर का आरोप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिनका मर्डर हुआ उनके परिवार के लोगों को सुनाया गया। पहली बार हम लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार, ये पढ़े लिखे होने और सुशासन का ढोंग करने वाले लोग, इनको कुछ आइडिया नहीं है। इन लोगों पे कभी किसी ने अटैक नहीं किया गया। मान लिया गया है कि भाई नीतीश कुमार से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है बिहार में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भारतीय समाज में तो यह भी माना जाता है अगर कोई बुजुर्ग है, उसकी सेहत खराब हो रही है तो एक सहानुभूति होती है। बिल्कुल सहानुभूति है, बिल्कुल सहानुभूति है। सहानुभूति इतनी है कि भाई आप, अगर आपकी तबीयत खराब है, सहानुभूति तब रहेगी जब आप इलाज के लिए अपने आप पद छोड़ दीजिए। भारतीय समाज में वानप्रस्थ की बात कही गई है, आप सनातन की बात कर रहे हैं, तो इसी समाज में वानप्रस्थ की बात है। गवर्नमेंट में एक रिटायरमेंट का एज है, क्यों बना हुआ है कि भाई आप शारीरिक मानसिक तौर पर अगर स्वस्थ नहीं है तो आपको छोड़ देना है। यहां पर नीतीश कुमार को तो कुर्सी पे चिपके रहना है। उनको मालूम है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनको मालूम है कि शारीरिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। भाई मंच पे आदमी प्रधानमंत्री का नाम भूल जाते हैं, राष्ट्रगान हो रहा है वो ताली बजा रहे हैं, कोई आईएएस अफसर सामने आ रहा है ऑफिशियल फंक्शन में, उसके सर पर गमला रख रहे हैं। रोज हम लोग देख रहे हैं ये चीजें। मतलब सदन में भी बोल रहे थे, तेजस्वी यादव को मंत्री बता रहे हैं, राबड़ी देवी को मंत्री बता रहे हैं, लालू जी को मंत्री बता रहे हैं, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बता रहे हैं। मतलब ये रोज का ये बात है।
बावजूद इसके नीतीश कुमार छोड़ना नहीं चाहते, तो निश्चित तौर पर समाज इसका संज्ञान लेगा। सहानुभूति है, सहानुभूति बिल्कुल उनको। क्या इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में वही एक ऐसा वीकेस्ट लिंक है जो प्रशांत किशोर के निशाने पर है? नहीं, निशाने पर कोई व्यक्ति नहीं है, यानी वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं। स्पेस तो देखिए, स्पेस यहां पर एनडीए ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 5-7 वर्षों में लालू जी का डर दिखा के ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि वी आर ट्राइंग टू टेक दैट स्पेस, कि लालू जी के डर से आप किसी गलत आदमी को वोट मत दीजिए, आपके पास जनसुराज का विकल्प है। लोग लालू जी को नहीं चाहते हैं, लालू जी को जो 20-22% वोट है वो है, उसके अलावा जो वोट एनडीए को पड़ता है वो सारा बहुत बड़ा 80% जो वोट है उस पर बिल्कुल हम लोग की नजर है।